नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में से आने वाली 14,000 करोड़ के मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसने पिछले एक साल के अंदर 276% जितने रिटर्न ला कर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रही है और आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे। यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका सीधा का सीधा फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक का। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है IRCON या तो फिर आईकॉन इंटरनेशनल, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। मुझे इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, लेकिन मैं इसको आईकॉन इंटरनेशनल बोलता हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे सेक्टर की, तो ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के सेक्टर में से आते हैं। वही अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो 14,700 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है और स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर 278% के रिटर्न ला कर दिए है। वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर 334% के रिटर्न लाकर दिए हैं। तो कंपनी जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। अगर हम लोग बात करें की मैट्रिक्स की या तो फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी का जो पी रेशियो है वो 19 का है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 45 का है। मतलब कि सेक्टर के हिसाब से हमें कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, तो कंपनी के पास में यहाँ पर पी एक्सपेंशन के लिए भी जगह देखने को मिल रही है। वही अगर मैं बात करूँ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, तो एज ऑफ नाउ 2.82 का यहाँ पर स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। वही जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो करीब 5.5 का है। तो इस हिसाब से भी कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, तो 1.92% की यहाँ पर कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। वही जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 0.54% की है। तो सेक्टर के हिसाब से इन लोगों की डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है, तो भी एक अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है। और दोस्तों, जब हम लोग इस तरीके के शेयर के अंदर निवेश करते हैं, तो हमारी यहाँ पर एक रेगुलर थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन यहाँ पर एक डिविडेंड इनकम भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग इस स्टॉक का हल्का सा पेयर कंपैरिजन करें, तो इनके सेक्टर के अंदर यहाँ पर L&T यानी कि ल्यूनसन एंड ट्यूब्रो भी आता है और आप लोगों को तो पता है कि भाई ल्यूनसन एंड ट्यूब्रो ने पिछले 1-2 सालों के अंदर कितने रिटर्न दिए हैं। हालांकि ल्यूनसन एंड ट्यूब्रो जो एक लार्ज कैप कंपनी है और वो निफ्टी 50 का भी हिस्सा है, तो उतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उसने इतने अच्छे रिटर्न ला कर दिए। साथ ही साथ प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे का दोस्तों सिंपल सा रीजन यही है कि ये जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इस सेक्टर का जो एडवांटेज है वो इस सेक्टर की सारी कंपनियों को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो वाइज भी हमारी कंपनी जो है वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है सेक्टर के हिसाब से, और प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर भी कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, तो इस सेक्टर की काफी सारी कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो हमारी कंपनी से ज्यादा है और काफी सारी कंपनियों की डिविडेंड यील्ड कम भी है। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड के पीछे यहाँ पर 2 फैक्टर सबसे पहले तो जिम्मेदार है कि सेक्टर अच्छा है, कंपनियां अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनियां प्रॉफिट भी बुक करती जा रही है। लेकिन डिविडेंड के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है जिसने ये सोचा कि भाई मैं 2-3 और प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत और काम ले लेता हूँ और जितना भी पैसा प्रॉफिट का आया है उस पैसे को उसके अंदर लगा देता हूँ। वहीं कुछ कंपनी ऐसा सोचती है कि नहीं, उसमें से चलो कुछ पैसे को हम लोग एज ए डिविडेंड बाहर निकाल देते हैं, रिटेलर्स और कंपनी के प्रमोटर के अंदर बांट देते हैं। तो इस हिसाब से कंपनियों की डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर हमें काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों की प्रॉफिट की, तो 2020 के अंदर 490 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि 2021 के अंदर कोविड के चलते 390 करोड़ का हो गया। मतलब कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद 2022 के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक करा और यहाँ पर 590 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक करा और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 717 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है, मतलब कि 770 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज भी बोलूँ, तो 2022 के अंदर 51% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। पिछले साल 2023 के अंदर 29% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रमोटर के पास में 73.18% जितना स्टेक है। तो एक अच्छी चीज यहाँ पर यह हो जाती है कि कंपनी के प्रमोटर के पास में काफी ज्यादा अच्छा स्टेक है, तो एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो 0.02% की यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। वही जो डीआईएस की होल्डिंग है वो 0.34% की। वहीं अगर मैं बात करूँ एफआईएस की होल्डिंग की, तो 4.01% की यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग है। तो ये भी एक अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है कि म्यूचुअल फंड की डीआईएस की और एफआईएस की भी इसके कंपनी के अंदर होल्डिंग है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है। वही अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो 22.44% की यहाँ पर रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए। एज ऑफ नाउ कंपनी के डिविडेंड यील्ड करीब 2% के आसपास में है। वहीं मैं बात करूँगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 15% का यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। वही कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 15% का है।
तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों ही रेशियो में ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी यहाँ पर काम भी अच्छे तरीके से कर रही है, तो भी हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो 8.59 का इन लोगों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो ये रेशियो भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है कि भाई कंपनी ने जितनी भी यहाँ पर डेट या बोरिंग वगैरह ले रखी, तो उनके इंटरेस्ट को रीपे करने की कंपनी की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूँ करंट रेशियो की, तो 1.53 का इन लोगों का करंट रेशियो है, तो वो भी हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं बात करूँ इक्विटी कैपिटल की, तो 188 करोड़ की इन लोगों की इक्विटी कैपिटल है। वही अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स की, तो 5000 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है। तो 14,000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से 5000 करोड़ के जो रिजर्व्स है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट की, तो 1500 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से उतना ज़्यादा डेट नहीं है। और दोस्तों मैंने दूसरी कंपनी का भी यहाँ पर एनालिसिस करा है जो कि इस सेक्टर में से आती है। और दोस्तों जो ये सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कैपिटल की और काफ़ी बड़े पैसे की जरूरत लगी रहती है अपने धंधे के प्रोजेक्ट वगैरह को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डेट वगैरह भी लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो ये डेट मतलब कि बिल्कुल मामूली सा है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। वही अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 8.59 की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.29 का लोग और डेट टू इक्विटी रेशियो, तो भी हमें कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले साल 7.36% के लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन थे, तो भी हमें अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग की, 73.2% की यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर हम लोग बात करें प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर्स, मतलब कि कंपनी के पास से अच्छे रिटर्न्स देने की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। वही कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 37%, तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट को भी मेंटेन करके रखा है, तो भी हमें अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। वही हम लोग बात करें कॉन्स की या तो फिर नोटिस करने वाली चीज़ों की, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.79 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो मतलब कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इन लोगों का पीबी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से दोस्तों ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी हैज़ ए लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी 12% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, तो इन लोगों का ऐसा कहना है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर है। अर्निंग्स इंक्लूड्स एंड अदर इनकम ऑफ 454 करोड़, तो ऐसा कहना है कि इन लोगों का जो मेन प्रोजेक्ट्स है उसके अलावा जो अदर इनकम है वो इनकी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है अदर इनकम से आ रहा हो या मेन स्ट्रीम इनकम से आ रहा हो। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करा आईकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टॉक का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं और कंपनी परफॉर्म भी अच्छे तरीके से कर रही है। और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और हाँ, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से कंसिडर कीजिए। और आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपनी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर से लें। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे स्टूडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।